हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेल साइकिल। तो बेसिकली हम जानते हैं कि सेल साइकिल होती क्या है। तो सेल साइकिल जो होती है एक सेल की जो एक होल लाइफ की प्रोसेस होती है, ठीक है। होल लाइफ में जितनी भी प्रोसेस होती है एक सेल के अंदर, वो पूरा इस सेल साइकिल के अंदर आ जाता है। जैसे कि सेल कैसे बनती है पहले, यानी कि सेल डिवाइड कैसे होती है। अब डिवाइड ऐसे ही नहीं हो जाती है, उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं पहले। तो वो प्रोसेस से गुजरती है सेल, फिर डिवीज़न होता है। फिर से अगर सेल को अगर फर्दर डिवाइड होना होता है तो सेल साइकिल में फिर से एंटर करती है, और अगर नहीं होना होता है तो वहीं पे जाके स्टॉप हो जाती है, उसमें फर्दर सेल डिवीज़न नहीं होते। जैसे कि कुछ सेल्स होती हैं जो लाइफ में एक ही बार डिवाइड होती हैं। एम्ब्रियोनिक फेज में जितनी सेल बन गई उतनी ही बननी है, दोबारा डिवाइड ही नहीं होगी। जैसे कि नर्व सेल्स जो होती हैं वो लाइफ में एक बार ही बनती हैं, अगर वो डैमेज भी हो गई तो दोबारा उनका रिपेयर या फिर उनमें फिर से डिवीज़न नहीं होता है। दूसरी कार्डियक सेल्स हो गई। कार्डियक मसल्स की जितनी भी सेल्स हैं वो लाइफ में एक ही बार बनती हैं, अगर एक बार डैमेज हो गई तो उनमें कोई भी इम्प्रूवमेंट या फिर कोई भी डिवीज़न नहीं होता है। फिर अब इसमें जो भी होल प्रोसेस है वो बहुत ही लंबा है, बहुत ही टिपिकल है और बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे बहुत ही ईजी वे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेक्टिव वे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेल साइकिल में क्या क्या होता है। तो मान लीजिए एक साइकिल है, ठीक है। इसमें कितनी फेजेस होती हैं बेसिकली, अगर इसे देखा जाए तो दो फेज होती हैं इसमें। जो इंटरफेस होती है वो थोड़ा लॉन्ग होती है, बड़ी होती है, उसमें जो सेल होती है ज़्यादा टाइम तक रहती है। फिर सेल डिवीज़न में जो माइटोटिक फेज होती है वो थोड़ा छोटी होती है, 60 होती है, लेकिन उसमें 4 स्टेप्स होते हैं, 4 वो डिविजन्स होते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, ये मान लीजिए पूरा एक इंटरफेस है, यहाँ से यहाँ तक। ये क्या है, इंटरफेस, आई फेज है। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये माइटोटिक फेज है, एम फेज। अब इस माइटोटिक फेज में कितने फेजेस हैं, 4 सब फेजेस हैं। पहली प्रोफेज, दूसरी मेटाफेज, तीसरी एनाफेज और चौथी टीलोफेज। अब ये माइटोटिक फेज है यानी कि एम फेज, और इसमें 4 सब फेजेस हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें इंटरफेस की तो इसमें 3 सब फेजेस होती हैं, G1, S एंड G2। ये किस फेज में, आई फेज में। तो G1 है, फिर S है, फिर G2 है, और ये माइटोटिक फेज है। तो टोटल जो फेजेस हो गई, अगर इंटरफेज और मेटाफेज दोनों को मिला दिया जाए तो 4 फेजेस होती हैं, और इसमें अलग अलग सेल फंक्शन परफॉर्म करती है, अलग अलग इसमें प्रोसेस होते हैं, अलग अलग चीज़ें परफॉर्म होती हैं, जिसकी वजह से सेल डिवाइड होती है। तो सेल डिवीज़न बेसिकली हम जो पढ़ते हैं वो इतना ही एम फेज पढ़ लेते हैं छोटा सा, और इसको शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। लेकिन जो लॉन्ग साइकिल है वो इंटरफेस की होती है। सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है, कैसे प्रिपेयर करती है, डिफरेंट प्रोटीन सिंथेसिस होती हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और भी सेल साइक्लिन और सीडी के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बहुत डीप में पढ़ेंगे तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी शॉर्ट में पढ़ रहे हैं थोड़ा। तो यहाँ पे क्या होता है, जीवन में जो सेल डिवाइड होती है, मान लीजिए यहाँ से डिवाइड होकर आ गई, अगर इसे फिर से सेल साइकिल में एंटर करना है, फिर से डिवाइड करना है, जैसे कि सोमेटिक सेल्स जो होती हैं वो एवरी 24 आवर्स में डिवाइड होती हैं। लेकिन कुछ सेल्स हैं, जैसा कि हमने पहले ही बताया, कि वो हमेशा डिवाइड नहीं होती, वो एक बार डिवाइड होंगी। तो जिस सेल को डिवाइड होना है वो यहाँ से यहाँ एंटर मार देगी, लेकिन जिसको नहीं डिवाइड होना है वो क्या करेगी, एक नेसेंट फेज में चली जाएगी, जिसे G0 फेज कहते हैं, ठीक है, G0 फेज कहते हैं, या G0 कुछ भी कह सकते हैं। तो वो फिर फर्दर डिवाइड नहीं करेगी, या फिर सेल और भी बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें सेल G0 फेज में जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई सेल में, डीएनए में कोई म्यूटेशन हो गया, डीएनए ठीक से सिंथेसिस नहीं हुई, रेप्लिकेशन नहीं हुआ, तो ऐसी सेल को यहाँ पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उसे चेक करते हैं। तो डिफरेंट चेक पॉइंट्स भी होते हैं उसमें, जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो ये G0 फेज में चली जाती है सेल। सेल में अगर कोई भी प्रॉब्लम है जरा भी, चाहे उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे, चाहे उसके स्ट्रक्चरल लेवल पे, चाहे फंक्शनल फिजिकल कैसे भी लेवल पे, तो वो सेल दोबारा G1 फेज में एंटर नहीं करेगी, वो सेल चली जाएगी सीधा G0 फेज में। इसीलिए जो भी प्रोसेस होता है वो हाईली एक्यूरेसी के साथ होता है, कोई भी उसमें गलती के चांस 0.01% भी नहीं होते। इसीलिए अगर कोई म्यूटेशन हो जाता है तो कितने बड़े उसके लीथल इफेक्ट्स हो सकते हैं, आप सोच सकते हैं। तो उसकी वजह से, उसलिए कि ऐसे कोई हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी पे ना आए, उसको
एक्सक्लूड करने के लिए, उसे हटाने के लिए जी नॉट फेज होता है जिसमें सेल, और वो जी नॉट फेज में कौन भेजता है, डिफरेंट चेक पॉइंट्स होते हैं जो चेक करते हैं। टोटल चार चेक पॉइंट होते हैं, हम उसे डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। तो ऐसी सेल यहाँ पे जी नॉट फेज में चली जाती है। तो जब भी सेल डिवाइड होकर आती है तो सबसे पहले क्या होता है, जीवन फेज में जाती है। जीवन फेज में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस सबसे हाई अमाउंट में होती है जीवन फेज में। प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होगी, बहुत ही लार्ज अमाउंट में होगी। अब क्यों, इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे जो होता है वो आगे जाने के लिए डीएनए रेप्लिकेशन के लिए डिफरेंट प्रोटीन्स की ज़रूरत है, डिफरेंट एंजाइम्स जो लगती हैं, डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, हेलिकेज, ये भी तो एक टाइप की प्रोटीन है। जितनी भी एंजाइम्स हैं वो बेसिकली प्रोटीनेशियस नेचर की ही होती हैं, तो वो भी एक टाइप की प्रोटीन है। तो वहाँ पे सेल को सिंथेसिस करने के लिए, डीएनए की सिंथेसिस करने के लिए, डीएनए का रेप्लिकेशन करने के लिए डिफरेंट प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होती हैं। उसकी वजह से यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन बन जाती हैं। अब इस फेज़ में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे सिर्फ डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, यहाँ पे डीएनए डबल हो जाएगा। उसके बाद एंटर करेगा G2 फेज़ में। G2 फेज़ एक प्रिपरेटरी फेज़ है, फिर से यहाँ पे प्रिपरेशन होगी, सेल अपने आप को ठीक से अलाइन करेगी और फिर वो एंटर करेगी किसमें, M फेज़ में। तो M फेज़ को हम लोग थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। तो क्या होता है M फेज़ में, तो ये चार सब फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। डिफरेंट एंजाइम्स जो होती हैं वो वर्क करती हैं जिसकी वजह से उसके जेनेटिक कंटेंट में थोड़ा कुछ चेंजेस आते हैं। अब वो चेंजेस क्या होते हैं, नॉर्मली सेल्स में क्या होता है, जो डीएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो थोड़ा कंडेंस नहीं होता है, वो खुला खुला एकदम थ्रेड के फॉर्म में छिटका होता है पूरे न्यूक्लियस में। लेकिन जब भी सेल एंटर करती है सेल साइकिल में, तो वहाँ पे जब भी मेटाफेज में आती है, प्रोफेज में आती है, प्रोफेज में आने के पहले ही या फिर प्रोफेज में ही क्या होता है, डीएनए जो होता है, पूरा क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमेटिन फाइबर जो होता है, वो कंडेंस हो जाता है। तो देखते हैं एक बार। सबसे पहली प्रोफेज है, ये माइटोटिक फेज में हम लोग पढ़ रहे हैं, फर्स्ट फेज। प्रोफेज में क्या होता है, मान लीजिए एक सेल है, उसका ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या है, ये कंडेंस फॉर्म में, सॉरी स्कैटर्ड फॉर्म में ये क्रोमेटिन फाइबर है, ठीक। अब इसे फाइबर क्यों कहते हैं, क्योंकि फाइबरस एक थर्ड के फॉर्म में, इसलिए इसे हम कह देते हैं क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमेटिन मटेरियल भी कह सकते हैं। यहाँ पे कंडेंस, जहाँ पे हाईली कंडेंस क्रोमेटिन फाइबर होता है, इसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, जैसा कि आप सब जानते होंगे। तो ये कंडेंस फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ पे जब प्रोफेज में सेल इंटर करती है तो क्या होता है कि जो कंडेंस, ये स्कैटर्ड फॉर्म है, ये कंडेंस में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट हो जाता है, ये जितना भी स्कैटर्ड फॉर्म है ये टोटली क्रोमोसोम में कन्वर्ट होने लगता है। उसके लिए अब डिफरेंट एंजाइम्स लगती हैं। ये क्या होगा, ऐसे ऐसे क्रोमोसोम के फॉर्म में ये कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पूरा क्रोमोसोम जितने भी पेयर होते हैं जो डिफरेंट एनिमल्स में, जैसे कि हमारे अंदर है तो 23 पेयर्स हो जाएंगे, और बाकी एनिमल्स में जितने भी होते होंगे वो उतने क्रोमोसोम में एक पूरा का पूरा क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस हो जाएगा। अब इसे कंडेंस होने के लिए कौन कौन सी प्रोटीन्स, कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होती हैं, तो इसको कंडेंस करने के लिए एक प्रोटीन होती है कंडेंसिन नाम की। कंडेंसिन नाम की प्रोटीन होती है जो इसे कंडेंस करवाती है, पूरे के पूरे क्रोमेटिन फाइबर को कंडेंस करवाती है। प्लस इसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे जो हो रहा है कंडेंसेशन हो रहा है। कंडेंसेशन के लिए कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व है, कंडेंसिन। फिर क्या होगा, इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये भी डिसॉल्व हो जाएगी। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, न्यूक्लियन प्रोटीन। न्यूक्लियन प्रोटीन जो होती है, इसकी ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसे क्या करेगी, डिसॉल्व कर देगी। उसके डिसॉल्व होने के बाद अब यहाँ पे जितने भी और भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे वो सब एक साथ आ जाएंगे, और यहाँ पे जब सिंथेसिस हो रही थी डीएनए की या फिर इंटरफेज में जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो भी डिवाइड होते हैं। जनरली ये G2 फेज़ और G1 फेज़ में होता है वो प्रोसेस, तो वो भी डिवाइड होंगे, उनका भी नंबर ज़्यादा होगा, सेल जो होगी वो बड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल, क्योंकि वहाँ पे सारा मटेरियल जो होगा वो डबल हो चुका होगा। तो ये भी डिसॉल्व हो जाएगी, ये लेयर भी चली जाएगी, सॉरी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी चली जाएगी, और ये पूरा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स सब एक साथ मिक्स हो जाएंगे। तो दूसरा चीज़ क्या हो रहा है, डिसअपियर न्यूक्लियर प्रोटीन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या होगी, डिसअपियर हो जाएगी, ठीक। ये दो प्रोसेस प्रो फेज में हो रही हैं। अब नेक्स्ट फेज में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट फेज कौन सी है, नेक्स्ट फेज, अब यहाँ पे क्या होगा कि
अब ये नेक्स्ट फेज़ कौन सी आ गई, मेटाफेज़। मेटाफेज़ में क्या होता है, बेसिकली जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो सेंट्रल प्लेट पे क्या होंगे, अलाइन हो जाएंगे, और इस सेंट्रल प्लेट को कहते हैं हम इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर हो गया ये। इक्वेटर पे क्या होगा, जितने भी क्रोमोसोम होंगे कंडेंस हो जाएंगे और इक्वेटर प्लेट पे कंडेंस हो जाएंगे। उसके साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर होते हैं, सॉरी सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, और ये अपोजिट पोल पे, क्योंकि ये भी डिवाइड हो चुके होंगे तो दो बन गए होंगे, और ये क्या होंगे, अपोजिट पोल पे चले जाएंगे और यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेंगे। फिर उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट फेज आती है प्रोफेज, मेटाफेज एंड एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, इनसे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा और ये सब क्या करेंगे, इनके क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे। ठीक है, दोनों तरफ से सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, एक एक सिस्टर क्रोमेटिड से एक एक ये फाइबर क्या होगा, अटैच हो जाएगा और ये अपनी तरफ को पुल करना शुरू कर देंगे। पुल करेंगे तो क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगी। सेपरेट होने के बाद ये खींचना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। ये माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, ठीक है, जिनमें कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। जब भी हम सेल साइटोस्केलेटन पढ़ेंगे तो उसमें बेसिक ये डीप में स्टडी करेंगे इसके बारे में कि ये माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफाइब्रिल्स और ये सब क्या होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये अपनी तरफ को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इसे कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगी और ये जो है इधर खींचने लगेंगे, इधर को ऐसे। ये सारे क्रोमोसोम जो होंगे अब सेंट्रल प्लेट से पोल्स की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अब ये पोल्स की तरफ जाना शुरू हो गए और ये क्योंकि इसे खींच रहा है, ये एनाफेज में ये प्रोसेस होता है। और टीलोफेज में क्या होता है, ये टीलोफेज में ये अपनी पोल्स में पहुंच चुके होते हैं। पोल्स में पहुंच चुके होंगे, सेल में एक फरो बनेगी जिसकी वजह से क्या होगा, एक सेल वॉल, सॉरी अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, और अगर सिंपली एनिमल सेल है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाएगी। और सारे अब इसमें एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी थोड़ा थोड़ा डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, मतलब कि ऊपर अपने अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। और उसके लिए डिफरेंट प्रोटीन्स और एंजाइम इन्वॉल्व होती हैं, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन बन गई और ये सेल दो जो हो गई वो डिवाइड हो गई टेलोफेज में। ठीक है, तो ये अब इसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस में यही सेल वॉल का या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था इस सेल डिवीज़न के बारे में। बाकी हम जब डिटेल में स्टडी करेंगे तो इसके सेल साइक्लिन और सीडीके मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट चेक पॉइंट्स होते हैं, वो सब डिटेल में स्टडी करेंगे। और होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू।